तो नए टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसका चार्जेबिलिटी सेक्शन यानी जो चार्ज करने वाला सेक्शन है वो सेक्शन 22 है। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ इन सेक्शन 23। सेक्शन 22 कहता है कि ये चार्जेबिलिटी का सेक्शन एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी से चालू होता है, जो सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है। अब इसके दो एक्सेप्शन भी है। पोर्शंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। अगर एसएससी यानी ओनर खुद अपने प्रॉपर्टी में ही बिजनेस चालू किया है तो उसका बिजनेस का इनकम है, तो वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स होगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट द प्रॉपर्टीज। अगर वो एसएससी जिसका बिजनेस ही है लेटिंग आउट करने का प्रॉपर्टीज़ का, यानी वो प्रॉपर्टी को भाड़े पे ही देते रहता है, उसका वो बिजनेस है, टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो अभी कंडीशंस क्या है चार्जेबिलिटी के? तो प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनिंग देयरटू। अभी बिल्डिंग में क्या आता है? बिल्डिंग के डेफिनेशन में बिल्डिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली रेसिडेंशियल बट कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, शॉप्स, गोडाउंस, ऑफिसेस, ये सब भी इंक्लूड होता है। और लैंड अपरटेनिंग देयरटू मीन्स लैंड कनेक्टेड टू द बिल्डिंग, जो गार्डन के लिए होता है या फिर गैरेज होता है, जो बिल्डिंग के आसपास ही रहता है, वो भी इंक्लूडेड है। और दूसरा कंडीशन है एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर वो ओनर है तो ही चार्जेबिलिटी होगा, ओनर है तो ही उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज लगेगा, अगर वो उस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहा है तो। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी is entitled to receive income from the property in his own right. The requirement of registration of the sale deed is not warranted. मतलब अगर ओनर ने सेल डीड अभी तक पेंडिंग है लेकिन पोजेशन ले लिया है प्रॉपर्टी का और पे भी कर दिया है, तो उस प्रॉपर्टी का वो ओनर ही माना जाएगा। अगर वो पोजेशन लेके अगर वो सेल डीड अभी तक नहीं बना है या प्रोसेस में उसने पोजेशन ले लिया है, पैसे दे दिए हैं, तो वो अगर उस प्रॉपर्टी से कुछ भी इनकम कमाता है तो वो एसएससी को बिलोंग करेगा, ना कि बिल्डर या सेलर को। ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड। अब लीज होल्ड और फ्री होल्ड का मतलब क्या? फ्री होल्ड यानी जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी जो मॉर्गेज नहीं है, जैसे घर के लिए लोग लोन लेते हैं, वो लीज होल्ड हो जाता है, यानी उस प्रॉपर्टी पे अभी भी कर्जा है। और फ्री होल्ड मतलब जिस प्रॉपर्टी पे कोई भी कर्जा नहीं है। तो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो या लीज होल्ड, अगर उससे प्रॉपर्टी से पैसे कमा रहे हैं तो वो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप। डीम ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है 27 में, तो हम वहाँ पढ़ेंगे। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ द लैंड अपॉन विच स्टैंड। अगर एक मतलब लैंड पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, तो अगर उस बिल्डिंग से कोई प्रॉपर्टी, उस बिल्डिंग से इनकम कमा रहा है ओनर एसएससी, भले ही वो लैंड उसका ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी के यूज से पैसा कमा रहा है तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगा। और एसएससी ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का प्रीवियस ईयर में, जब प्रीवियस ईयर यानी वो प्रीवियस ईयर में अगर इनकम उस प्रॉपर्टी से कमा रहा है तो ओनर भी होना चाहिए। अगर वो ओनर नहीं है, ओनर कोई और है, लेकिन वो पैसा ले रहा है, एसएससी पैसा ले रहा है, मतलब यहाँ पे ए है जो बिल्डिंग का ओनर है और बी है उसको रखा है अपना पैसा कलेक्शन के लिए, तो फिर भी ए को चार्ज होगा क्योंकि वो उसने बी को रखा है एज अ कलेक्टिव एजेंट। अगर ए है, कोई फैमिली का आदमी ए है और उसका कज़न बी है, प्रॉपर्टी ए के नाम पर है लेकिन कज़न पैसे निकाल रहा है, कज़न प्रॉपर्टी का यूज़ करके पैसे ले रहा है, तो फिर भी चार्ज होगा ए को, क्योंकि प्रॉपर्टी का ओनर वही है। भले ही रेंट कोई भी निकाल रहा हो, पैसे कोई भी ले रहा हो उससे, लेकिन ओनर को ही चार्ज होगा। इफ़ द टाइटल of the ownership of the property is under dispute in a court of law, the decision as to who the chargeable to tax under section 22 will be of the income tax department till the court gives its decision to the suit file. तो तब तक के लिए, जब तक उस कोर्ट उसका डिसीजन नहीं देती कि किसके हाथ में आएगा प्रॉपर्टी, कौन उसका ओनर होगा, तब तक डिपार्टमेंट किसी भी दोनों में से एक, आमने सामने वालों में से किसी एक को ओनर ठहरा देगी, ताकि वो प्रॉपर्टी पे टैक्स भर सके, प्रॉपर्टी से इनकम जो भी हो रहा है उस पर टैक्स भर सके।
ये तब तक होगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए ओनरशिप का। जब ओनरशिप आ जाएगा कोर्ट का ऑर्डर, तब वो रीइंबर्स हो जाएगा सामने वाले को। इनकम टैक्स ने ए को बोला है कि तुम इसके ओनरशिप हो तब तक और तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। ए और बी डिस्प्यूट में दोनों प्रॉपर्टी को लेकर। तो जब तक कोर्ट का ऑर्डर आएगा, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया बी का है ओनरशिप, तो ए बी को रीइंबर्स करना पड़ेगा पूरा टैक्स जो ए ने भरा है। अभी यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में भी यूज़ फॉर एनी पर्पस। अगर मैं प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा हूँ तो सामने वाला उसको रेसिडेंस अकोमोडेशन करे या उसको कमर्शियली करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस रेंट आ रहा है, जो इनकम आ रहा है उसके ऊपर चार्जेबिलिटी होता है। अगर मैं ओनर खुद ही हूँ, मैं खुद ही बिजनेस उसके अंदर अपने प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो तो एक्सेप्शन में आ गया। वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स होगा, क्योंकि मैं खुद उस पर बिजनेस कर रहा हूँ। उस प्रॉपर्टी को भाड़े पे नहीं दिया हूँ, वो खुद मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका बिजनेस हो गया, बिजनेस इनकम। तो इसीलिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अभी कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट यानी कंपोजिट का मतलब ही यही है कि मिक्स्ड। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी में समटाइम रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज फॉर अदर असेट्स, लाइकली से फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी फॉर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग। For example, lift, security, power backup. The amount so received is known as composite rent. तो कई बार जब हम प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो सामने वाला को हम उसमें फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी जो भी है वो भी दे देते हैं, ताकि वो उसका यूज़ करे और उसका जो भी भाड़ा है वो हमें दे दे। और डिफरेंट सर्विसेज भी, यानी लिफ्ट, सिक्योरिटी, गार्डनर, पावर बैकअप, जनरेटर, तो उसका भी ओनर रेंट चार्ज करता है। तो प्रॉपर्टी के रेंट के साथ दूसरे सर्विसेज का भी रेंट आ जाता है, तो उन दोनों को हम लोग कंपोजिट रेंट कहते हैं। वेयर द कंपोजिट रेंट इंक्लूड्स रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्जेस ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, द कंपोजिट रेंट हैज़ टू बी स्प्लिट इन द फॉलोइंग मैनर। द सम एट्रीब्यूटेबल टू यूज ऑफ प्रॉपर्टी इज टू बी असेस्ड अंडर सेक्शन 22 as income from house property. The sum attributable to use of services shall be charged under the head profit and gains of business profession और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसा केस में भी तो जो कंपोजिट रेंट मिल रहा होगा तो हमें उसको स्प्लिट करना है। जो रेंट प्रॉपर्टी के लिए है उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, और जो दूसरे सर्विसेज के लिए था या तो मेरा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा या फिर बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स होगा। तो अब इसमें दो कंडीशन है कंपोजिट रेंट में, फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर असेट्स लाइक फर्नीचर एंड द टू लेटिंग आर इंसेपरेबल। यानी जो मेरी बिल्डिंग है उसके साथ दूसरे एसेट्स भी है जो इनसेपरेबल है, अलग नहीं हो पाएंगे। जैसे बिल्डिंग या प्लांटिंग मशीन मैंने कोई भी इंस्टॉल किया है वो अलग नहीं हो रहे, और सामने वाला प्रॉपर्टी, सामने वाला पर्सन्स मुझे कम रेंट दे रहा है, तो वो रेंट को मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्ज करूँगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज करूँगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि दोनों अलग चीज़ है। मतलब मेरा प्रॉपर्टी भी रेंट पे जा रहा है और अदर्स असेट्स भी रेंट पे जा रहा है, तो इसलिए दोनों सेपरेबल नहीं है। इसीलिए मेरा जो भी इनकम मिलेगा मुझे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्सेज में जाएंगे। और जहाँ पर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर असेट्स आर सेपरेबल, मतलब मैं डिटैच कर सकता हूँ, मैं कभी भी प्लांट मशीनरी को लेके निकल सकता हूँ। मेरा जो इनकम रहेगा उसमें से मैं जो प्रॉपर्टी के लिए रेंट के लिए आ रहा इनकम उसको अलग लूँगा और अदर असेट्स के लिए अलग लूँगा, और उसको प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस प्रोफेशन में चार्ज करूँगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज करूँगा। वापस पढ़ लेते। इफ लेटिंग आउट अ बिल्डिंग एंड अदर असेट्स सेपरेबल, बट कंपोजिट रेंट इज रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट अ बिल्डिंग एंड अदर असेट्स एंड द टू लेटिंग्स आर सेपरेबल। यानी मैं डिटैच कर सकता हूँ, सामने वाले को नहीं चाहिए, थोड़े टाइम के बाद मैं उसको निकाल लूँगा। एंड लेटिंग आउट ऑफ वन इज एक्सेप्टेबल टू द अदर पार्टी विदाउट द लेटिंग ऑफ द अदर। और सामने वाला पार्टी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो बोलता है कि आप ले सकते हो, मतलब मेरे को सिर्फ बिल्डिंग चाहिए, आप दूसरे सर्विसेज जो आप दे रहे हो उसको वापस भी ले सकते हो। तो जो इनकम आएगा मुझे, कंपोजिट रेंट आएगा, उसमें से जो मेरा प्रॉपर्टी के लिए है उसको मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करूँगा, और जो अदर सर्विसेज के लिए है या अदर असेट्स के लिए है उसको मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में चार्ज करूँगा।